जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट कब होता है, सेटलमेंट के कितने फ़ायदे होते हैं और सेटलमेंट के कितने नुकसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट है, आप भी मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं, यानी डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, आप चाहते हैं कि लोन को सेटल करके हमेशा हमेशा के लिए इस जाल से बाहर आ जाना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं सेटलमेंट से रिलेटेड वो मैं पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों लोन सेटलमेंट। आखिर लोन सेटलमेंट क्या होता है, तो मैं एग्जांपल से यहाँ आपको समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है किसी कंपनी से। उस कंपनी का नाम लिख लेते हैं SBI। ठीक है, यानी SBI से आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है 1 लाख का, जिसकी EMI आपको 10,000 रुपये थी और आपने 2 EMI भर दी। ठीक है, 2 EMI भर दी और पहली EMI आपकी डिफ़ॉल्ट हुई। पहली EMI कब डिफ़ॉल्ट हुई? पहली EMI डिफ़ॉल्ट हो गई 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च 2025 को आपकी पहली EMI डिफ़ॉल्ट हो गई। आपका 1 लाख का लोन था SBI बैंक से, जिसमें आपने 10,000 की 2 EMI जमा कर दी। अब आपने पहली EMI जो डिफ़ॉल्ट की वो कब की है? तो वो आपने 1 मार्च 2025 को की है। अब आप सोचेंगे, काफ़ी लोग ये सोचते हैं हमने सर EMI डिफ़ॉल्ट कर ली, अब हम सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप मार्च में ही डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मार्च में ही हम सेटलमेंट कर ले, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बैंक बोलेगी कि जब आपका EMI डिफ़ॉल्ट है तो आप EMI का पेमेंट कीजिए। आप आखिर क्यों चाहते हैं सेटल करना? जब आपके पास पैसे हैं तो हमारे पैसे दीजिए, EMI दीजिए। तो आपको फर्स्ट मंथ में सेटलमेंट नहीं होगा। अब सेकेंड मंथ आता है, सेकेंड मंथ आता है मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल में आपकी 1 अप्रैल को फिर से 2025 को सेकेंड EMI बाउंस हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट EMI बाउंस हुई थी, ये सेकेंड EMI बाउंस हो गई, 2 EMI बाउंस हो गई। अब इसके बाद मई में आपको क्या होगा? आपकी 3rd EMI बाउंस हो जाएगी, यानी कि 3 EMI बाउंस हो गई। अब क्या 3 EMI बाउंस होते ही हमारा सेटलमेंट हो जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका 3 EMI बाउंस हुआ और आपने सेटलमेंट करा लिया? तो नहीं। देखिए, अभी आपका तीसरा EMI बाउंस हुआ, लेकिन उसको पेमेंट करने का डेट रहेगा। कब तक रहेगा? तो 1 जून तक रहेगा। 1 जून तक पेमेंट करने का डेट रहेगा, यानी नेक्स्ट EMI तक आपका डेट रहेगा। तो यहाँ से यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो 30 डेज़ होते हैं, यानी मैं एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी 30 डेज़ और यहाँ भी दोस्तों 30 डेज़ हुए। तो टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तीनों महीने मिला के तो कितने हो जाते हैं? 90 डेज़ हो जाते हैं, यानी 90 दिन। यानी 3 महीने की EMI सिर्फ डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, जबकि डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपने पेमेंट भी नहीं की। अब इसके बाद आपका अकाउंट आता है NPA में। ठीक है, एक बार अकाउंट NPA हो गया तो काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि हमारा सेटलमेंट कब होता है। तो सेटलमेंट कब होता है, तो ध्यान से आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं समझ जाइए कि 90 दिनों बाद अकाउंट को NPA घोषित करती है बैंक। तो सेटलमेंट हमेशा 90 दिन डिफ़ॉल्ट करने के बाद होता है। अगर आपने 1 मार्च को डिफ़ॉल्ट किया तो 1 मार्च को डिफ़ॉल्ट किया तो 90 दिन आपके 1 जून को पूरे हो जाएंगे। ये मैंने कर ली बात कि आपकी 3 EMI बाउंस हो गई, अब आपका सेटलमेंट हो सकता है। अब सेटलमेंट आखिर होता क्या है? आपका देखिए 1 लाख का लोन था, आपने 2 EMI भरी 10-10 हज़ार रुपये की, आपका 90,000 रुपये ड्यू था। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 महीने बाद वो 90,000 मान लेते हैं, चार्ज वगैरह लगा के दोबारा से 1 लाख रुपये बन जाएगा। अब अकाउंट NPA होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है या आप उसको पूरा पेमेंट कर दें या फिर आप उसको पेमेंट करें सेटलमेंट करके। अब सेटलमेंट में बैंक हमेशा सामने से ऑफ़र करती है आपको 50%। हमेशा कितना ऑफ़र करेगी? 50%। तो 1 लाख रुपए का अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो ऑफ़र कितना आएगा आपको? 50,000 का आएगा। बैंक हमेशा चाहेगी कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का ऑफ़र दे, यानी 50,000 60,000 बोलेगी चलिए 50-50 करते हैं, 50% में आप सेटलमेंट करके क्लोज़ कर दीजिए। बैंक की तरफ से यही ऑफ़र होगा। अब आपको बैंक से ऑफ़र लेना है कम से कम में, क्योंकि आपके पास वो पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक को बोलेंगे मुझे इससे भी कम में सेटलमेंट कराना है। जब आपके पास बैंक को देने के लिए पूरे पैसे नहीं हो और आप बैंक को कम पैसों दे के उसका लोन क्लोज़ करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग सेटलमेंट की प्रक्रिया बोलते हैं।
अब आपके पास 50,000 भी बोल रहा है बैंक। देखिए सेटलमेंट अगर आप 50,000 पे कराए, 20,000 पे कराए या 30,000 पे कराए, सिविल आपका सेम इम्पैक्ट होगा, सिविल में सेटल्ड ही शो होगा। तो जब आपको सिविल को ख़राब ही करना है, जब आपको यहाँ पर लोन सेटल्ड ही करना है, तो आप 50,000 में क्यों कराएंगे? आप कोशिश करेंगे कि इससे भी कम में कराए। तो आप उनको बोलेंगे कि मेरे पास मात्र 20,000 रुपये हैं, मेरे पास मात्र 20,000 रुपये है। अब देखिए बहुत चीज़ें हैं, बैंक में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है आपके सेटलमेंट का अमाउंट कितना निकलेगा। लेकिन जो बेसिकली निकल के आता है वो हम लोग 30% लेके चलते हैं, यानी 30% एक स्टैंडर्ड अमाउंट हो गया। 1 लाख रुपए का अगर आप निकालेंगे तो 30,000 रुपये बनता है। अगर आपका 2 लाख है तो उसका 60,000 बनेगा, 3 लाख है तो 90,000 बनेगा, 30%, 31%। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां बैंक 20% में भी तैयार हो जाता है सेटल करने के लिए, कभी 15% में भी और कभी 10% में भी। वो कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है लोगों के हिसाब से। जब देखती है बैंक कि सामने वाला पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है तो फिर 20%, 25% का ऑफर भी कर देती है, 15% का भी ऑफर कर देती है। लेकिन जो आपको एवरेज है वो आप 30% ही लेके चलिए। अगर आपको 30% या 25% तक का बैंक ऑफर करती है और आपको अगर सामने से लगता है कि नहीं बैंक इसमें और आपको डिस्काउंट दे सकती है तो और डिस्काउंट लीजिए। जब लगेगा नहीं ये लास्ट अमाउंट है तो आप वो अमाउंट देके इनको सेटल कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेरा लोन अगर 1 लाख का है तो 50,000 बैंक ने ऑफर किया, मैंने बैंक को बोला 20,000, हम दोनों के बीच में बार्गेनिंग हुई और एक अमाउंट हो गया 30,000 रुपये का अमाउंट हो गया सेट। अब तो सेटलमेंट की बात हो गई। अब सिर्फ सेटलमेंट की बात होने से सेटलमेंट नहीं हो जाता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सिर्फ सेटलमेंट की बात होने से सेटलमेंट नहीं होता। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है ये आपको यूट्यूब में और कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहा हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। 30,000 में बैंक से बात फिक्स हो गई। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको आता है सेटलमेंट लेटर। क्या आएगा? सेटलमेंट लेटर आएगा। अब सेटलमेंट लेटर सही है या गलत, वो उस पर काफ़ी लोगों का डिबेट और कन्फ्यूजन होता है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है सेटलमेंट लेटर में। सबसे पहली चीज़, अगर आपका लोन है तो लोन अकाउंट नंबर चेक करना है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड नंबर चेक करना है, सबसे फर्स्ट ये। सेकेंड नंबर में आपको चेक करना है कि जो सेटलमेंट लेटर है वो आपको ईमेल पर आया है कि नहीं ईमेल पे आया। अगर ईमेल पे आया है तो जेन्युइन लेटर है, अगर ईमेल पे नहीं आया है तो फिर जेन्युइन नहीं भी हो सकता है, जेन्युइन नहीं भी हो सकता। तो ईमेल पे ज़रूर से ज़रूर मंगवा लीजिए, किसी भी कंपनी का हो सेटलमेंट लेटर, बोलिए ईमेल करने के लिए, 1 दिन लेट सही लेकिन वो ईमेल कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बात कर ली यहाँ पे अमाउंट। अमाउंट आपको ज़रूर चेक करना है। लोन अकाउंट नंबर के बाद सेकंड जो सबसे मेन है वो अमाउंट। कभी कभी कंपनियाँ क्या करती है, जैसे मैंने 30,000 पे कहा कि मुझे सेटलमेंट करना है, अब बैंक क्या करेगी, मुझे 30,504 रुपये या 507 रुपये दे देगी, बोलेगी लो सेटलमेंट लेटर पे 30,507 रुपये लिखा है। आपने बात 30,000 पे की थी, सेटलमेंट लेटर पे कितना लिखा है? 30,507। तो जो अमाउंट लिखा है अगर 30,507 तो आप 30,506 रुपये भी पेमेंट नहीं करेंगे, 30,508 रुपये भी नहीं करेंगे। जितना लिखा है एग्जैक्ट अमाउंट 30,507 तो आप भी 30,507 रुपये ही पेमेंट करेंगे। ना 1 रुपये ज़्यादा होना चाहिए ना 1 रुपये कम होना चाहिए। इस चीज़ का काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से उनका सेटलमेंट रुक जाता है। मुझे एक केस मिला था जिसमें कि सब्सक्राइबर ने खुद कहा कि उसका 12,126 रुपये का था सेटलमेंट, उसने 12,125 रुपये ही भरे, 1 रुपये कम था, सेटलमेंट उन्होंने इनवैलिड कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब थर्ड देखना है कि सेटलमेंट लेटर की वैलिडिटी कितनी है, यानी कितने समय के लिए ये लेटर वैलिड है। ऐसा ना हो कि 20 मार्च तक वैलिड है और आप 22 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, 22 मार्च तक वैलिड है आप 25 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपका सेटलमेंट नहीं होता। तो वैलिडिटी जरूर से ज़रूर चेक कर ले कि कितना लास्ट डेट लिखा हुआ है पेमेंट का, 20 मार्च लिखा है, 25 मार्च लिखा है, कब लिखा है, ज़रूर चेक कर ले। हर लेटर में लिखा रहता है कि पेमेंट डेट कब तक लास्ट है। ये हमने बात कर ली सेटलमेंट लेटर के बारे में और सेटलमेंट कैसे कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे और शॉर्ट टर्म की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट लेटर का हम लोग सबसे पहले फ़ायदा देख लेते हैं, उसके बाद नुकसान देखेंगे। सेटलमेंट का आपको सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपका लोन डिस्काउंट पे क्या होगा, लोन डिस्काउंट पे क्लोज हो जाएगा। लोन क्या होगा, डिस्काउंट पे क्लोज हो जाएगा। तो मान लेते हैं अगर मेरे पास 5 लाख का लोन था और उसको मैंने 2 लाख में सेटल कर लिया। कितने में सेटल किया? 2 लाख में सेटलमेंट कर लिया। तो मेरा अमाउंट कितना बचा? 3 लाख।
यानी 3 लाख रुपए मुझे कम देने पड़े, ये अमाउंट मेरे पास रहेगा तो मुझे फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। जब भी पैसों की ज़रूरत हो तो लोन लेने से बढ़िया है कि मैं इस 3 लाख रुपए को ही यूज़ कर लूँ जो मैंने बैंक को नहीं भरा। पहला पॉइंट ये है कि लोन डिस्काउंट में क्लोज होता है। दूसरा क्या है कि बैंक की हरेसमेंट बंद हो जाती है। बैंक की जो हरेसमेंट होगी वो भी बंद हो जाएगी और बैंक फिर फ्यूचर में आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल या इलीगल किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले पाएगी। दूसरा हमने पॉइंट ये कवर किया। तीसरा पॉइंट ये हम लोग कवर यहाँ पे कर सकते हैं कि जब आप लोन को सेटल करते हैं तो लोन सेटल करने की प्रक्रिया में, ठीक है, बहुत चीज़ों को आपको सीखने के लिए मिलता है कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, बैंकिंग कैसे काम करती है, तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी यहाँ से मिलता है। तो एक तरीके से बहुत बड़ी सीख होती है लोगों के लिए जो आगे चल के बहुत ज़्यादा काम भी आ सकती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हुए। अब अगर इसके हम नुकसान के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या नुकसान है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, देखिए दोस्तों, वो क्या होता है आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान है, लॉस है, वो है यहाँ पे सिविल का, यानी कि सिविल डैमेज। क्या होगा? सिविल डैमेज। लेकिन फ्यूचर अगर आपको सिक्योर करना है तो सिविल को डैमेज अगर आप कर भी देते हैं तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। फ्यूचर बचाइए, सिविल को जाने दीजिए। अगर सिविल जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन फ्यूचर आपका सिक्योर होना चाहिए। सिविल डैमेज होगा तो आगे चल के लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, लोन एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक आपका सिविल डैमेज रहेगा, इससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर फ्यूचर में लोन आपको मिलता है तो हो सकता है फिर से आप लोन ट्रैप में फंस जाए। एक बार इतनी मुश्किल से निकलना है, दोबारा लोन ट्रैप में फंसने से बढ़िया है कि सिविल डैमेज हो गया, किसी तरीके का लोन ट्रैप में फंसने का आपके पास चांसेस ही नहीं है। लेकिन यह है, इमरजेंसी में पैसे अगर चाहिए तो सेविंग्स करके रखिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।